हेलो स्टूडेंट्स, डेली आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं नादिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉपर से मिलने की कड़ी में आज एक और टॉपर हमारे साथ हैं। नायब तहसीलदार की पोस्ट पे इनका चयन हुआ है, तो वेलकम करते हैं इनका और जानते हैं इनके बारे में कि इनका सफ़र कैसा रहा, कैसे इन्होंने सिलेक्शन पाया, कितनी मेहनत की और कौन कौन सी परेशानियाँ इनको जीवन में देखने के लिए मिली। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। थैंक यू मैम। हम यहाँ पे आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे बस, और बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है एक्चुअली कि टॉपर्स जो होते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, किस तरह से स्टडी करते हैं, कैसा होता है उनका सफ़र, तो बस वही जानेंगे। और स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से, कैसा रहा आपका स्टडी वगैरह का, बचपन कैसा रहा, फिर कॉलेज स्कूलिंग, ये सब के बारे में। जी मैम, बचपन से मैम मेरा क्या है, फादर मेरे रेलवे में थे, तो हर 5-6 साल में ट्रांसफ़र होते रहता था। ओके। तो कभी आंध्र प्रदेश में थे, कभी एमपी चले गए, कभी उड़ीसा चले गए। तो ऐसा मेरा स्कूलिंग क्या है, मतलब ब्रेक डाउन करते करते हुआ था। फिर हमने कांकेर में वहाँ पर सेटल हो गए हॉस्टल में। ओके। तो वहीं पर 12th तक पूरा चला हमारा स्कूलिंग। फिर उसके बाद कॉलेज मेरा चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज से हुआ था, यहीं बिलासपुर में। जी जी। फिर उसके बाद तैयारी वारी करना स्टार्ट कर दी मैंने। ओके। हाँ। तो आपने कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चुनी थी अपनी जी। इंजीनियरिंग के लिए, जी। फिर एमएनसी में जाने की इच्छा नहीं हुई कभी कि अब प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि चकाचौंध वाली दुनिया कहा जाता है उसे, जी जी तो कभी वहाँ मन नहीं किया? मैम, कैंपस आया हुआ था, ओके। तो मैंने भी अटेम्प्ट किया हुआ था। बट उस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई सर को मैंने देखा था, कलेक्टर साहब को। ओके। तो मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी कुछ ऐसे ही करना जी चाहिए जी, बोल के। मतलब इंस्पिरेशन आपको बचपन से ही थी कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। जी ओके। तो जब पीएससी की तैयारी आपने स्टार्ट की, क्योंकि आप बी के बैकग्राउंड से हैं और पीएससी के जो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं, जो हम कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ते और कॉलेज में अगर सब्जेक्ट नहीं लिया तो पढ़ाई नहीं होती। जी। तो कैसे ये सफ़र शुरू किया आपने अपना? मैम देखो, अब जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से जाओगे, तो आप अगर नॉन टेक्निकल में जाओगे तो आपको स्टेट का पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर आपको ऑल इंडिया का जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो सफ़र बहुत मुश्किल था, बट सौरभ सर तो थे जो पूरे Okay. हमको गाइड कर रहे थे पूरा अच्छी तरीके से। जी जी। तो आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन के जस्ट बाद दिल्ली आइस एकेडमी ज्वाइन किया और यहाँ से प्री और मेंस दोनों के प्रिपरेशन जी की। जी जी और जब आपने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन की थी उसके बाद अभी तक इन जो सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जी, जी, मैम। पहले कुछ अलग तरीके से पेपर होते थे, फिर पेपर 7 जुड़ गया, फिलोसफी का एक जो सब्जेक्ट है जो जी। काफ़ी टफ लगता है जी, जी, स्टूडेंट्स हाँ, को, वो ऐड ऑन हो गया। तो उस समय कैसे आपने उसको फेस किया? चैलेंज की तरह था क्योंकि वो एक। हाँ। अब मैम ये 2018 में ही इंक्लूड किया गया था। जी जी। तो इसमें फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपना थॉट और अपना व्यू को जो अपन पॉइंट आउट करके अपन एक्सप्रेस करते हैं उसमें। बिल्कुल। जो थियोरेटिकल रहता है उसमें एक ऐसा स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है वो। जी और जी। मेरा हर साल उसमें अच्छा ही नंबर आता था, Okay. इंक्रीमेंट होता ही था उसमें। जी जी। और इसमें हमेशा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, मतलब और जो भी दर्शन की थ्रू देखना चाहते हैं, मतलब। जी जी। तो आप एक विचारक थे पहले से, तो हाँ, आपको हाँ। काफ़ी हेल्प मिली इसमें। जी, जी। स्कूल टाइम पे कैसे थे आप? मतलब क्या हॉबीज़ थी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? स्टडी में ही थे या फिर कुछ और भी आपका था मैम, मैं जीवन में? क्रिकेट वगैरह जैसे खेलता था, तो Okay. 2 बार ऐसी स्कूल की प्रतियोगिता से डिस्ट्रिक्ट गया हुआ था। ओके ओके। हाँ हाँ, 2 बार मतलब गया हुआ था। तो मेरा हॉबी फिलहाल क्रिकेट ही है इसी में। Okay. डेफ में भी क्रिकेट ही रखा था मैं। ओके। अच्छा, इंटरव्यू के टाइम पे भी? जी जी हाँ। ओके ओके। मेंस का जो एक, जैसे आप बी बैकग्राउंड से हैं तो वो वहाँ पे जो आंसर राइटिंग करते हैं स्टूडेंट इंजीनियरिंग में, वो काफ़ी अलग होती है। जी। मेंस में आपको क्रिएटिविटी पुट ऑन करनी होती है, अपने शब्दों में लिखना होता है आप, क्योंकि टेक्निकल वे में नहीं लिख सकते। जी। तो मेंस के पेपर की प्रिपरेशन में आपने कितना डेडिकेशन दिया, कितने घंटे कैसे पढ़ाई की उसकी? मैम, मेरे पास सौरभ सर का मतलब नोट्स वगैरह था और मुझे याद था, और हैंड रिटन नोट्स भी था। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना नंबर पे अपडेट किया जाए और इंक्रीमेंट किया जाए। जैसे कि हर एक टॉपिक के लिए मैंने पाई चार्ट का यूज़ किया, डायग्राम का यूज़ किया और फ्लो चार्ट का यूज़ किया, और जैसे कि ट्रायंगल हो गया उसका भी यूज़ किया। जी, क्यों ना कुछ अलग करा जाए। बिल्कुल, आपने अपना इंजीनियरिंग और आर्ट के सारे जी, जी। सब्जेक्ट मर्ज कर दिए। जी, काफ़ी क्रिएटिव आइडिया जी। रहा। तो मेरा हर एक क्वेश्चन का 3 प्रकार या 4 प्रकार का उसका आंसर रहता ही था। ओके तो इसी पैटर्न में चलते गया मैं। ओके। आप इसके पहले भी ऑलरेडी पोस्टेड हैं, आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका, मतलब अभी तक का? मैम देखो, मेरा जो पोस्टिंग है वाटर रिसोर्स में, अमीन की पोस्ट है,
वो क्या का एक पोस्ट ऐसा है जो डायरेक्ट हम किसानों से और जो भी पीपल रहते हैं उनसे जी, जी। इंटरेक्ट करने का मौका देता है वो। जी। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें बहुत सारा उनकी प्रॉब्लम्स को हमको समझने का अवसर मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी रहता है हम ग्राउंड लेवल से हम काम करेंगे तो हमको उनके प्रॉब्लम समझ में आएगा, और आगे चल के जब हम अधिकारी बनेंगे जी। तो अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके ओके, मतलब प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है चीज़ों जी। को सामने से देखना। जी, जी। तो अभी छत्तीसगढ़ के अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो क्या मेजर प्रॉब्लम दिखती है आपको अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, जो किसान हैं या फिर जो छोटी मोटी ज़मीन है खेती करते हैं उनके बीच में? मैम यहाँ सिंचाई का तो दिक्कत होती है मैम, है ना। ओके। सिंचाई का होती है तो पर्टिकुलर टाइम पे अगर सिंचाई वगैरह हो जाता मतलब कंस्ट्रक्शंस वगैरह, जी जी। तो उनको भी किसान को भी बेटर उनको वाटर का भी रिसोर्स आपको प्रोवाइड होगा। बिल्कुल, फसल और अच्छी हाँ, होगी फसल उनकी। अच्छी होगी और उनको ग्रोथ भी होगा फसल में। ओके। तो कुछ कुछ जगह ऐसा रहता है, रिमोट एरिया से रहता है, आइसोलेटेड एरिया से रहता है, वहाँ पर वो प्रोवाइड नहीं हो पाता। उसको भी थोड़ा सा हमको कुछ बेटर इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कांकेर से हैं, जी, तो जी। कांकेर एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जी जी और आप भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जी, जी। तो जो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट जो है उसको अच्छे से वहाँ पे किया जा रहा है, बस्तर के जो बाकी और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आसपास में। फिर भी अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे स्टूडेंट्स को या जो अभी यंग जनरेशन है जो स्कूल में है या कॉलेज में है उनको फोकस करना चाहिए इस पे? फोकस तो अभी यंग जनरेशन को बेटर एजुकेशन करना चाहिए। जैसे कांकेर में कम है उतना, ज़्यादा नहीं है, हाँ। तो एजुकेशन के थ्रू आप अपने आप को डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और आपको कल्चरल भी टूरिज्म कर सकते हैं वहाँ पर, वो भी ओके। बेटर अपॉर्चुनिटी देता है वहाँ पर। जी, अभी हमारे मैगजीन पे एक शकील रिजवी जी का आया था जो होम स्टेज वगैरह चलाते हैं। जी। तो बस्तर में टूरिज्म के तो बहुत स्कोप है, जी, जी। लेकिन अभी भी वहाँ की पहचान जो है वो नक्सली के तौर पे देखी जाती है कि नक्सली बहुत है, सेफ नहीं है घूमना। तो ये मिथ ही है, अब लोगों के लिए सेफ है, मतलब जा अब सकते ऐसा हैं। नहीं कह सकते क्योंकि आप प्लेन एरिया जैसे कांकेर भी है, एक प्लेन एरिया से ही कनेक्टेड रहता है, जी, बिल्कुल। है ना। आपका बस्तर एरिया हो गया और आपका प्लेन एरिया, दोनों के भी बीच में रहता है वो, आपका केसकाल से जस्ट नीचे रहता है। जी। तो वहाँ तक मेरे ख्याल से सेफ ही है, और जैसे ओके। जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो ओके। पर्टिकुलर सिटीज़ में तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। हाँ, जैसे जगदलपुर बड़ी सिटी है, हाँ, हाँ। सिटी एरिया में नहीं है, बट और गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे मतलब प्रोग्राम्स चला रहे हैं, हाँ। नक्सलाइट्स का प्रोग्राम्स हो गया, अभियान चला रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप उसको हथियार रख करके आप हाँ। आओ और बढ़ावा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि भटकाव बहुत है वहाँ पे जी, युवा जी। में। भटकाव की बात की जाए तो आप कांकेर से यहाँ आकर के स्टडी करते थे अपनी, जी, जी। आप घर से दूर रहते थे, जी। तो अक्सर देखने के लिए मिलता है कि जो यंग जनरेशन है जो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद आते हैं बच्चे जो पढ़ने के लिए, उनके में भटकाव की स्थिति बहुत है, या सोशल मीडिया से हो या पर्सनल रिलेशनशिप से हो या फिर आजकल ड्रग्स एडिक्शन, ये सब भी बहुत देखने के मिल रहा जी, है। जी। तो आपको अपने आसपास का कभी ऐसा माहौल मिला? हर शरण में हर प्रकार के लोग तो मिलते हैं मैम, बट आपको अगर आपको डेडिकेशन है, आपको टारगेट है कि मुझे कुछ करना है, तो आप अगर सफलता की ओर जा रहे हो तो कठिनाई तो आता ही है। जी जी। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी गिरते हो, कभी निराश होते हो, कभी दुखी होते हो, बिल्कुल। लेकिन आप सोच के रखे हो मुझे बनना है तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। मुझे ही देख लो, बहुत दिन हो गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इस जगह में बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो आपका हार्ड वर्क है अपना और डेडिकेशन। सही कहा आपने कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन जी। उसको ओवरकम करना ही ज़रूरी है। आपके साथ जब लाइफ में ये सिचुएशन आई होगी कभी जी, कि जी। आप डाउनफॉल हुआ होगा और लगा होगा कि अब क्यों करना तैयारी, कभी जी। ऐसा समय आया? 2019 और 2020 में लगातार मैंने इंटरव्यू दिया था मैम। ओके। हाँ, तो बैक टू बैक मैंने इंटरव्यू दिया था, तो कुछ ही नंबर से मेरा चूक गया। तो उसके बाद कुछ फैमिली मैटर्स भी हुआ मेरे साथ, जी जी। तो वो भी हुआ, और 2021 वाला प्री भी हुआ, वो भी ओके। नहीं हुआ। तो चारों तरफ से आपके हाँ। ऊपर ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई और हाँ। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ें होंगी, फिर ओवरकम कैसे किया? क्योंकि ओवरकम करना इम्पॉर्टेंट है, हम फंसते तो सभी हैं किसी न जी। किसी सिचुएशन में, लेकिन ओवरकम कैसे किया आपने? ओवरकम मैम देखो, अगर कोई बोलता है तो हम उसे दिखाना नहीं है कि हम ऐसा है वैसा है। आप अगर दिखाना है तो बुक्स में दिखाओ, ओके। आप अगर दिखाना है सफलता में दिखाओ। बिल्कुल। बोलते हैं ना, अगर किसी इंसान से अगर अच्छा दुश्मनी भी या दोस्ती भी निभाना है
तो कुछ करके दिखाना है, वो होता है सबसे बेटर। बिल्कुल, बोलते हैं तैयारी इतनी खामोशी से करो कि जी, जी। सफलता शोर मचा दे, जी, बस जी। वही बात है। बहुत अच्छी बात है। हम पढ़ाई के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे आपने इंटरव्यू दिया था, आपका उस जी। समय 2 बार नहीं हुआ, जी। तो आपको क्या मेजर फैक्टर मिसिंग लगा था अपनी इंटरव्यू की जर्नी में या इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, कि वहाँ पे आप कुछ नंबरों से चूक गए? तो मैम जब मेरा पहला इंटरव्यू दिया था तो उसमें 61 नंबर आया था, और उस समय मुझे उतना जानकारी रहता नहीं था, तो आता था तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी मॉक वगैरह, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था बेसिक्स क्या होता है। ओके। फिर उसमें जब पहला बोर्ड हुआ था तो 100 सर का बोर्ड था, तो उसमें मुझे डेफ के बारे में पूछे कुछ सवाल। ओके। तो जनरल क्वेश्चंस था, जैसे विवेकानंद वगैरह हो गया, तो उस समय मैंने तैयारी नहीं किया था, डीपली प्रिपेयर नहीं किया था, ओके। तो कुछ वो इम्पैक्ट कर गया जो उनको नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपको डेफ को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। फिर सेकंड हुआ 2020 में, मुझे आया था 81 आया था, तो वहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट था लेकिन पिछली बार से। जी हाँ। तो उसमें मैंने इम्प्रूव ये किया कि डेफ को अच्छा तैयारी किया, नोट्स बनाए उसके लिए डेफ के लिए। हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। जैसे आपका नाम है तो आपका नाम में पर्यायवाची क्या है, और आप हाँ है ना, ये सब वगैरह हो गया। नाम का, जैसे मेरा नाम नरेटी है तो उसका गला, कंठ वगैरह, उसका मीनिंग वगैरह, इस टाइप का मैं हर एक चीज़ को अपने वो किया, इम्प्रूव किया। ओके। और जैसे वो हो गया मैम, अब 2000 अभी जो 22 है, इसमें मेरे ख्याल से 3rd या 4th टॉपर हूँ इंटरव्यू का। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। जी जी। तो 105 है मैम इसमें। ओके। इसमें समय बहुत ही कम था, तो मैंने सौरभ सर का वीडियो का इंतज़ार कर रहा था कब आएगा। अच्छा। तो सर दिल्ली गए हुए थे, जी जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेट था कि कैसे सर का आएगा वीडियो बोल के। तो जब सर का वीडियो आया तो सर ने कहा था कि देखो बहुत कम समय बचा हुआ है और रिजल्ट आपके पास आ गया है और कम समय में इंटरव्यू है, तो अब ऐसे तो नहीं कि आप पूरा जीएस को निकालोगे, है ना, तो आप पूरा पढ़ने लग जाओगे या फिर करंट अफेयर पूरा कर लोगे। लिमिटेड समय में आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपके पास एक चीज़ है डेफ। ओके। तो उसमें से आप अच्छा प्रिपेयर करना है, जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके ओके। तो इंटरव्यू में आपने खुद को काफ़ी इम्प्रूव किया, क्योंकि स्लाइटली आपके मार्क्स भी बहुत इम्प्रूव हुए हैं। जी जी मैम। ऐसा बोला जाता है इंटरव्यू के लिए कि ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे क्वेश्चन निकलवा सकते हैं पैनल से। जी जी। तो ये आपने ट्राई की थी, ये जी मैम, ये टेक्निक? मैंने किया था। ओके। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी वाटर रिसोर्स में काम करता हूँ, जी। तो एक बहुत ही प्रमुख घटना थी, जो वाटर का जो वेस्टेज हुआ था, कि एक फूड इंस्पेक्टर थे जो एक न्यूज़ में आपने जी, देखा न्यूज़ हो। में आया था वो, फोन तो निकालने के लिए उन्होंने अपना। तो उसमें जो समथिंग 17 या 21 लाख लीटर का जो वेस्टेज हुआ था वाटर का। ओके। तो मुझे पूछा गया था कि रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था नरेटी जी, आपको पता है क्या उनके नाम बोल के, जिन्होंने वाटर का वेस्ट किया था? जी जी। अच्छा हाँ ठीक, मैं बताया, मैं ऐसा ऐसा नाम है। फिर बताया कि कौन सा मोबाइल, जैसे ऐसे बता दिया मैंने। ओके फिर उसके बाद कौन सा डैम बोले, रिजर्वेयर बोले मुझे, ओके। तो मुझे उसे ये बता दिया मैं। कौन सा तहसील बोले, वही बता दिया मैंने। ओके। फिर उसके बाद उनका स्टॉप होने ही वाला था, हाँ हाँ। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। फिर अच्छा। मैं बोला कि मैम देखो, मैं वैसे तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ, वाटर रिसोर्स से, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर का अभी शॉर्टेज है। बिल्कुल। आप उस वाटर को हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ करा सकते हैं, हम 2 फसल का उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब जैसे कि पशु भी है, वो भी पानी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम मल्टी डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं उस वाटर को। तो उस वाटर का वेस्टेज हुआ गया था, तो ये मैंने थोड़ा सा लंबा समय डाइवर्ट कर जी, लिया जी, आपने हाँ, अपनी तो तरफ। मेरे लिए बेनिफिट हो गया। जी बहुत सही है। आपने जैसे बात की, ये इंसिडेंट्स बताया, तो ऐसा बहुत बार देखने मिलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं कई बार अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जी। तो जो आप क्योंकि सर्विस में हैं ऑलरेडी, तो आपने मतलब ऐसा क्या विचारधारा रख के चलनी चाहिए कि हमको पब्लिक को सर्विस देनी है या हम राजा हैं, किस विचारधारा से चलना चाहिए और कैसे मतलब गुड सर्वेंट बनना चाहिए? पहले तो मैम मैं तो बोलता हूँ कि हर इंसान को ग्राउंड लेवल से काम करना चाहिए, लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए और उसे हल कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, जी, ना कि हम किंग हैं। गवर्नमेंट किंग है। हाँ, क्योंकि हम अगर सर्वेंट बन के रहेंगे तो हमें को, जब हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमको सेवा करना है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार है आपके। और अब आप नायब तहसीलदार की पोस्ट पे आ गए जी हैं, मैम। तो आपको और बहुत सारे जगहों पे काम करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स मैम, अब जहाँ भी जाऊँगा बस मेरा तो वही रहेगा कि सबके साथ न्याय मिले और सबका काम मतलब विद इन लिमिटेड टाइम में हो जाए। ओके। और
मुझे और आगे बढ़ने डीएसपी बनने का बहुत मन था मुझे। अच्छा, तो आप कंटिन्यू करेंगे अपनी जी मैम, सीजीपीएससी की करूँगा, जर्नी। करूँगा। और अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए आपकी क्या मेरी राय कम्युनिटी है? लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अभी तो हर कोई एजुकेटेड हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, जी। और बाकी जो भी है डेवलप नहीं हो रहे उनको भी हमको आगे बढ़ा के लेके चलना है। बिल्कुल। और जो भी यहाँ तक आएंगे, जैसे कि भी बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं, जी। वो प्रेरणा देंगे और वो भी बिल्कुल, बता आप सकेंगे। आप खुद एक प्रेरणा स्रोत है आज बहुत सारे लोगों के लिए। जी। एंड मुझे डेफिनेटली यकीन है कि जब ये इंटरव्यू ऑनलाइन जाएगा जी। तब आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। जी। जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था घर वालों का, और जो नेबर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो बहुत पोक कर रहे होते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैम जब रिजल्ट आया था तो मैं तो ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि एक पोस्ट मिलेगा। ओके। मैं फिर थोड़ा सा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, 7 से 8 हो गए, 8 से 9, 9 से 10, पौने 11 बजे रिजल्ट आया। जी। तो जैसे हुआ तो मेरे दोस्त लोग भी फ़ोन करके बताए और मैंने ही बताया कि माँ मैं बन गया एंटी बोल के। फाइनली Finally इतनी बन गया। लंबी जो यात्रा थी हाँ। कहीं ना कहीं सफल होती नजर लगातार आई। फेल 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 ऐसा होते होते आज बन गया। फाइनली। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आपका, क्योंकि लंबी जर्नी थी, कई बार हम गिव अप कर देते हैं, कई बार पेरेंट्स को लगने लगता है कि तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ऐसी जी। चीज़ें होती हैं जी। नॉर्मली। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर वाले, मम्मी पापा, भाई साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। सबको यकीन था कि आप हाँ। निकाल लेंगे एक दिन। वो तो पहले से सोचते थे कि तू ऑफिसर ही है बोल के। ओके। लेकिन मैं थोड़ा सा इधर उधर चले जाता था ना काम वाम करने वगैरह, तो उनको ये लगता था कि कहीं डाइवर्ट मत हो जाए काम की जगह, है ना? जी, तो बिल्कुल। आगे बढ़ना है सोचते थे। ये कॉन्फिडेंस था सबको आपकी फैमिली में। जी। और जब बिलासपुर में आप रह करके पढ़ते थे तो यहाँ ग्रुप स्टडीज़ की हम बात करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कुछ टॉपर्स, तो आपने भी ऐसा कुछ फॉलो किया था? मैं लाइब्रेरी तो ज्वाइन नहीं किया था, और बस दोस्तों से कांटेक्ट था जो तैयारी करते थे, उनके साथ मैं डिस्कस करता था। जी। और इवन जॉब में लगने के बावजूद भी ऐसे दोस्तों को नहीं छोड़ा जो तैयारी कर रहे थे। ओके। अब वो मेरा सफलता का राज वही है। हाँ, ओके। मतलब एक अच्छा सर्कल, अच्छा ग्रुप होना ज़रूरी है जो आपको मोटिवेट करे, आपको हेल्प करे, क्योंकि कोचिंग ख़त्म होने के बाद एक लिंक टूट जाता है कहीं ना कहीं। रेगुलरिटी रहती है, क्लास आना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, बट जॉब के साथ थोड़ा कठिन हो जाता होगा जी ये। जी मैम, कठिन तो था, लेकिन डिस्कशन करने के लिए दोस्त रहते थे। अब जब नहीं होता था कुछ भी तो सर के पास आ जाता था, दिल्ली ऐसे में आके थोड़ा सा मिल लेता था, थोड़ा ठीक लगता था। ओके ओके। आप जब आपने शुरुआत की थी, जब पहला प्री दिया था जी। और जो अभी आपने दिया एग्ज़ाम, फाइनली आप निकल गए, तो खुद में कितना चेंजेस फील करते हैं आपकी, अपने अंदर कितने चेंजेस हुए हैं? जब स्टार्टिंग में मैंने दिया था तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता था, और ऐसा लगता था कि बहुत सारा आउट ऑफ द सिलेबस है ऐसा। और अभी ऐसा लगता है कि जितना मैं बनाऊंगा उतना ही नंबर आएगा, और जो बोलूंगा वो मेरे से बनेगा, तो बाकी लोग से भी लगभग नहीं बनेगा ऐसा। ओके। और अब आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस देखने मिले मेरे आपको? पर्सनालिटी में चेंजेस ये हुआ है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ओके। और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गया है मेरा, ओके, जैसे ओके। कि जॉब से, और थोड़ा भी सिविल सर्वेंट हूँ तो थोड़ा सा और भी कुछ सीखना है मुझे। हाँ, अभी तो लाइफ सीखते रहने का नाम है, जब तक हम रहेंगे तब तक और एक सीखते चीज़ और है कि फेलियर से हमको कैसे उसको ओवरकम करना है, और सक्सेस को एक वे में हमको चलना है, ये चीज़ अपन को थोड़ा सा। जी बिल्कुल। और लास्ट में मैं चाहूँगी आप हमारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज दीजिए कि कैसे स्टडी करनी है, कैसे फोकस रहना है, जर्नी कितनी भी लंबी हो लास्ट में सफलता मिलती ही है, तो एक मैसेज ज़रूर दीजिए आप। सीजीपीएससी की जर्नी बहुत ही एक मज़ेदार जर्नी है, जहाँ हमें प्री भी मिलते हैं, मेंस भी मिलते हैं, और इंटरव्यू आता है, और हर एक जर्नी में अपने अपनी कहानी है। जैसे कि हम प्री में आता है, प्री में हमें 2.5 या 3 लाख लोग देते हैं हम एग्ज़ाम, तो उसमें भी हमें निकलना एक अपने आप में एक कला होना चाहिए। कभी हमें निकल जाते हैं, कभी नहीं निकलते, तो हमें एक कोशिश ये करना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेप है, जो एक पिलर है, उसको हम बढ़ा के रखना है, बना करके, ताकि वो हमको एक स्ट्रक्चर बना के देगा। तो उसके लिए तो फिर सर तो है, सर तो पूरा जानते हैं पूरा प्री का कैसे पढ़ना है, सौरभ सर। और मेंस के लिए तो फिर सौरभ सर के पूरा कोचिंग से ही पूरा लगभग बिल्कुल यहाँ से मैक्सिमम लोग पूरा निकलते हैं। जी। लेकिन मेंस में अभी ऐसा हो गया कि इंटरव्यू का नंबर कम कर दिया गया, तो इंटरव्यू का नंबर कम कर दिया गया है, तो मेंस का नंबर ज़्यादा मैटर करता है। ओके। तो आपको एज मच एज यू कैन, यू हैव टू स्कोर मेनी मार्क्स, है ना? आपका बहुत से ज़्यादा नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको डिसाइडिंग फैक्टर आपका मेंस है, वही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है। जी जी। मेंस में स्कोर अच्छा करना है, और फिर इंटरव्यू के लिए आप जैसे हैं वैसे प्रेजेंट हो जाइए। जी जी।
वो ज़्यादा तो बेटर मेंस है। ना पर जितने से जितने अगर आपका नंबर्स रहेंगे, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन बहुत टफ है, हर एक नंबर से ही बहुत। ऊपर नीचे रैंक एक बदल नंबर जाता से, हाँ, हाँ, रैंक पूरा बिल्कुल। बदल जाता है। तो कोशिश ये करना है, क्योंकि मेंस सबके लिए इक्वल है एकदम, जी, तो आपको जितना हो सके उतना नंबर आपको लाने की कोशिश करना है। और इंटरव्यू तो खैर अगले नोटिफिकेशन पता चल जाएगा कितना नंबर होने वाला है। बिल्कुल। तो उसमें उतना डरने का नहीं है, क्योंकि आपको डेफ अपना कंप्लीट करना है। डेफ मतलब जो हम जी रहे हैं, हम हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, खुद हमारा से जुड़ी चीज़ों को जी, जानना है। तो सबसे पहले तो हमको इम्प्रूव अपने आप में इम्प्रूव करना है। ओके। हमें A to Z पता रहना चाहिए, जी, हमारा नाम से लेकर हमारे स्कूलिंग से लेकर, अगर आप CSVT में हैं तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना है आपको, जॉब से हो तो जॉब के बारे में, हॉबी से रिलेटेड, मतलब जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उनको हमको जानकारी होना चाहिए। ये सब आपके अनुभव से ही आज आप इतना कुछ बता पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक हमको कहीं ना कहीं सफलता की उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाती जी जी अक्सर। हाँ हाँ। तो फिर वही है, आप लोगों को वही कहना चाहूँगा, जब मैं भी एक समय ऐसा था कि डेली आइस में पीछे बैठ के या फिर क्लास में बैठे रहता था ओके। और ऐसे ही इंटरव्यू देखते रहता था। आज ऐसा दिन हो गया कि मैं भी यहाँ आके बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी जैसे मैं आ गया हूँ वैसे आप भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बस आप कोई भी लोग आ को- सकता है जी, अगर जी। वो हार्ड वर्क करे। और मेंस के लिए जैसे आंसर तो सभी लिख सकते हैं, जिसने भी पढ़ा है उसको आंसर पता है, वो 2 लाइन 4 लाइन 8 लाइन जितने भी मार्क्स का है जी। वो लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंट क्या करना चाहिए कि वो यूटिलाइज कर सके उतने स्पेस को, उतने टाइम को अपने, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग अगर मेंस में अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको 3 आवर्स में कंप्लीट भी करना जी, है, जी। तो उसके लिए क्या कुछ विशेष करना चाहिए बच्चों को? जैसे कि पेपर 3 में था राइट द एस्पिरेशंस ऑफ द प्रियम्बल, तो मैंने क्या किया, अगर उसको देखा जाए तो 4 ही तो होगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी। यस। तो मैंने क्या किया, गोला कर दिया और चारों ओर डिवाइड कर दिया उसको, Okay. और ऐसा ऐसा कर दिया तो अपना हो गया, भी आंसर भी हो गया, एक Okay. अलग से क्रिएटिव हो गया और टाइमिंग भी बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हम छोटे मैप्स, डायग्राम, फ्लो जी, जी। चार्ट वगैरह बना करके हम टाइम भी बचा सकते हैं और अपना आंसर अच्छी आंसर से तरीके भी से बना- प्रेजेंट भी कर जी, सकते जी। हैं। ये तो- बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जी। क्योंकि आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो फिर वो एक टाइम टेकिंग भी है और शायद कई बार छूट भी जाए पेपर जी जी 3 घंटे का, और वो टाइम भी कठिन होता है कि आपको 4 डेज में 7 पेपर्स देने हैं 1 by 1, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? एक चीज़ और बता रहा मैंने पेपर 6 में भी डायग्राम का यूज़ किया था, फिलोसफी में भी किया था, Philosophy सोशोलॉजी में में किया था, diagram। और पेपर 6 का आपको ट्राइब्स वाला है, जी जी। तो उसमें एक आभूषण के बारे में पूछा था, उसको मैंने महिला का डायग्राम करके पूरा कहाँ कहाँ जो यूज़ होता है Okay। वो सब ऑर्नामेंट्स के बारे में पूरा डिस्प्ले कर तो दिया ये था। काफ़ी क्रिएटिव था हाँ, आपका। तो ऐसा आप करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है, बिल्कुल। क्योंकि आप ऐसे जगह रेस में हो, क्योंकि हर एक नंबर में डिसाइड होता है आपका रैंक। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर मैटर करता है, जी, वहीं जी। से रैंक आपकी डिसाइड होगी, आप चूज हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी, जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में मतलब पूरा फोकस करके अपना पेपर, हर पेपर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। जी, जी। जैसे ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? इससे के लिए देखिए, जैसे कि अभी रिसेंटली 3-4 टॉपिक तो करंट इशू में था, जी। जैसे कि G20 तो लगभग सभी को लग रहा था कि ये टॉपिक आएगा ही आगे, Direct क्योंकि पूछ ये लिया था। नेशनल का बहुत ज़्यादा हाँ। न्यूज़ में था। जी। और 3G भी था, जी जी यस। और आपका एक और था शायद उसी टेक्नोलॉजी, और Okay। याद नहीं आ रहा है। एक मुझे लगा था मिलेट मिशन आएगा, बट वो नहीं आया। ओके। और छत्तीसगढ़ ओलंपिक लग रहा था, सभी को पता था क्योंकि रिसेंट इंसिडेंट चल ही रहा था। तो हमारे बीच में जो करंट इश्यूज चल रहा है, जो एकदम सेंसिटिव टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो उसको पढ़ना ही चाहिए अच्छी तरीके से। बिल्कुल, जो आसपास चल रहा है अवेयरनेस रखनी है जी जी और उसका नॉलेज लेके चलना है, तो हम ऐसे आराम से निकाल लेंगे जी, फिर जी। अपना, क्योंकि ऐसे के नंबर्स तो वो चेकर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं बहुत जी, बार जी, जी। कि किस तरह से आपके ऐसे चेक हो रहे हैं, लेकिन अपने साइड से प्रिपरेशन है वो भी डिसाइडिंग फैक्टर करता है मैम, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें मैक्सिमम स्कोर भी किया जा सकता है ऐसे के पेपर में, जी जी। तो ये अलग है और ना। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा तो लैंग्वेज बहुत कम आया था नंबर, बट आप लोगों से अगर कहना चाहूँगा कि आपको जितना नंबर हो सके तो लैंग्वेज में लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा है कि आप अगर पहला और दूसरा पेपर अगर अच्छा बनता है तो मेरा कहना है कि बाकी भी पेपर भी आपका अच्छा ही बनेगा। ओके और लैंग्वेज में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हो तो आपका रैंक पूरा डिसाइड कर देगा लैंग्वेज। ओके हाँ, एक वो सेक्शंस हैं, एक तो हिंदी है अलग जी। से, छत्तीसगढ़ी है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर लें तो आपका ओवरऑल पेपर के मार्क्स बढ़ जाएंगे। जी जी। आपका मीडियम क्या रहा है? मेरा मीडियम मैम इंग्लिश मीडियम था। ओके। और डेली एस में मैं आया था तो इंग्लिश मीडियम से ही आया था मैं। ओके। तो
मुझे नोट्स वगैरह यहीं से प्रोवाइड होता था और मैं इंग्लिश मीडियम से ही पूरा गया। तो मीडियम से कुछ फ़र्क पड़ता है सिलेक्शन में? इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से फ़र्क उतना नहीं पड़ता, बट कंटेंट का हम लोग को थोड़ा सा कम ही रहता है कहीं ना कहीं। ओके जैसे योजना वगैरह आता है तो जी, सब जी। हिंदी में रहते हैं, जी। तो हम लोग ट्रांसलेट करके उसको लिखना पड़ता है। ओके, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ जाता है। बहुत करना पड़ता शायद इसलिए ज़्यादा याद हो जाता है और ज़्यादा जल्दी पेपर निकाल लेते हैं मीडियम की शायद वही वजह हो से। सकता है, हाँ। ऑब्वियसली एक ही सब्जेक्ट 2 बार आप पढ़ेंगे, डबल मेहनत करेंगे तो पेपर जल्दी निकलने के चांसेस सही है। बात है, हाँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे मैम। स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने मिला क्योंकि आपकी जर्नी बहुत शानदार रही है। अप्स एंड डाउन सब कुछ है आपकी जर्नी जी में। मैम। और जो हालांकि सारे बच्चे अभी जो फेस कर रहे होंगे उनको लगेगा कि हाँ ये तो हमारे जैसे ही हैं, जी। कोई अलग से नहीं आए हैं, बाहर से नहीं है। आप भी उतनी मेहनत करिए जितनी दिनेश जी ने की और डेफिनेटली आपका पेपर ज़रूर निकल जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सफलता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी और आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कॉफ़ी लीजिएगा। ठीक रहा मैम इंटरव्यू।